नमस्कार। आज का वीडियो जो है वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आज मैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन पर बात करने जा रही हूँ। राहु केतु फिलहाल जो मिथुन और धनु राशि में विराजमान हैं, चल रहे हैं, उनका गोचर अब समाप्त होकर वृषभ राशि और वृश्चिक राशि में वो प्रवेश करने वाले हैं। राहु केतु के गोचर जो होते हैं, राशि परिवर्तन जो होते हैं, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उसका कर्म फल में, कर्म सिद्धांत में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किरदार होता है, क्योंकि राहु के बहुत सारे अलग अलग कारका हैं, या हम कहते हैं कि राहु के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। उसी प्रकार से राहु जो है वो कर्म फल के सिद्धांत के भी कारक हैं कहीं ना कहीं। हम कर्म फल के लिए जब शनि को देखते हैं तो शनि के अंतर्गत जो कार्य करवाते हैं वो राहु और केतु होते हैं। देखिए, चंद्र जो है वो वासनाओं के कारक हैं, और वासना का फलीभूत होने के लिए आपको इच्छा रखना और उन इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको बाकी सभी ग्रहों की ऊर्जाओं की मदद लगती है। जो भी पेंडिंग कर्म होते हैं, जो भी ऐसे कर्म जो इस जन्म के नहीं हैं, बहुत बार हमारे सामने ऐसे वाक्य होते हैं या ऐसे चैप्टर्स हैं हमारे लाइफ के जिसके हमारे पास कोई मीनिंग नहीं है कि ये लोग क्यों आए थे, हम लोगों ने क्यों इन्हें दिया, या हम सिर्फ यहाँ पे दे ही रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, हम मिल तो कुछ नहीं रहा है। चाहे फिर वो रिश्ते की बात हो, चाहे वो पैसों की बात हो, चाहे वो इमोशंस की बात हो, किसी में भी कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो पेंडिंग कर्म होते हैं, जो इस जन्म से नहीं, बहुत सारे जन्मों से ये पेंडिंग होते हैं। और वो जो पेंडिंग कर्म है वो राहु और केतु के अंतर्गत भी आता है। तो वासनाओं की जो पूर्ति होती है उसके लिए राहु और केतु का बहुत बड़ा रोल है। राहु मोह निर्माण करते हैं और केतु उस मोह से छूटना आपको सिखाते हैं कि उस मोह से कैसे छूटा जाए। इसलिए केतु जो है वो मोक्ष त्रिकोण के कारक हैं। और राहु अगर आप देखेंगे तो वो वायु तत्व की राशि में और अर्थ त्रिकोण की राशि में ही ज्यादा अच्छा काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जब राहु वायु तत्व की राशि में थे, मतलब 3, 7, 11, ये जो राशियां हैं ये वायु तत्व की हैं। तो वायु तत्व जो है वो कहीं ना कहीं एक इंटेलिजेंस को दिखाता है। जो भी चीजें हैं वो वायु को आप देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और इंटेलिजेंस को आप देख नहीं सकते हैं, इंटेलिजेंस को सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। सारी चीजें हैं जो नॉर्मल आइज के लिए इंटेंजिबल होती हैं, देख नहीं सकती हैं, वो सारी राहु के अंतर्गत आती हैं। राहु देखिए इस चीज का भी कारक है कि आपका मोह किस तरफ है। जहां जहां राहु प्रवेश करेंगे, जिस जिस राशि में प्रवेश करते हैं, वहां राहु मोह को दिखाते हैं। मोह मतलब क्या? आसक्ति। आसक्ति मतलब क्या? आसक्ति का अर्थ होता है किसी भी चीज के तरफ आपका इस प्रकार का आकर्षण होना जो असहनीय होता है, जो आपको करने की इच्छा होती है बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपको खाने के आप बहुत शौकीन हो, खाना नहीं छूटता है। बहुत सारे लोग जिन लोग का वेट बढ़ा हुआ है, उनके लिए जुबान पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, राइट? अगर आप जुबान पे कंट्रोल करते हैं तो आप खाने पे कंट्रोल कर पाएंगे, तभी आप खाने से पाबंदी लगाकर आप अपने शरीर पे ध्यान देख पाएंगे। बट बहुत बार वो चीज असहनीय हो जाती है, वो चीज हो ही नहीं पाती है। उसी प्रकार से वाचा जो है वो भी ऐसी बातें हैं कि बहुत बार हमें जो बातें जहां नहीं बोलनी चाहिए हम बोल जाते हैं। तो वो जो कंट्रोल होता है, जो एक आप में एक जो क्वालिटी होती है कि जो आपको बैलेंस बनाकर रख सकती है, वो राहु बिगाड़ते हैं। तो अनकंट्रोलेबल होना ये भी राहु के अंतर्गत आता है। जब हम ये कहते हैं कि राहु अगर मोह के कारक है, तो उस मोह से छूटने की जो तैयारी है वो केतु करवाते हैं। राहु बहुत धीमे से आकर आपको चपेट में लेते हैं, या राहु
चकाचौंध, माया, चीटिंग या जो भी चीजें एक आपको आंखों को दिखने वाली चमक जो है, एक रात में पब्लिसिटी मिलना, एक रात में कुछ ही घंटों में वायरल हो जाना, जो वर्चुअल वर्ल्ड है आज का, जिसपे सब लोग आज बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं, वो सब राहु के अंतर्गत आता है। चकाचौंध जो है वो राहु के अंतर्गत आती है। जिस भी चीज को आप देख सकते हैं पर छू नहीं सकते हैं, वो राहु के अंतर्गत आती है। तो जब राहु इन सब अशरीरी तत्व को जब रूल करते हैं तो उनकी सत्ता बहुत ज्यादा बड़ी है। क्यों उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए? क्योंकि जगत में सभी चीजें हैं और जितनी भी चीजें आपके आंखों को दिखाई देती हैं वो सभी चीजें जो हैं वो ग्रहों और नक्षत्रों में विभाजित हैं। हर ऊर्जा का कोई ना कोई कारक है, कोई ना कोई मालिक है। तो उस मालिक के अंतर्गत उसकी कार्यशैली आती है, उसका कार्य समापन होता है। तो जो चकाचौंध है, जो चीटिंग की दुनिया है, जो धोखाधड़ी है, जो अननोन है, जो दिखाई नहीं देता है, जो अशरीरी है, जो एनर्जीज हैं जो आपको कभी परेशान करती हैं, जो भी लोग आपकी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं अच्छे से, अब कोई भी रूप से, वो सभी राहु के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि राहु को बहुत ये एक भ्रांतियां फैली हुई है कि कोई भी ग्रह जो है वो उसके दोनों पक्ष होते हैं, दोनों पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। तो राहु के बारे में काफी अशुभ वार्ताएं भी फैली हुई हैं। हालांकि सही है, वो बहुत हद तक गलत नहीं है, परंतु हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वही ग्रह से फेम भी मिलता है आपको, वही ग्रह आपको बहुत ऊंचाइयों तक भी पहुंचाता है, वही ग्रह आज कलयुग में बहुत बहुत ज्यादा सक्सेस देने के लिए कारक है। तो इन सब चीजों को बहुत ध्यान में रखिए। अब हम अगर केतु की बात करें तो देखिए, केतु जो है वो मोक्ष के कारक हैं, मोक्ष त्रिकोण के में बहुत अच्छा काम करते हैं, जल तत्व की राशियों में भी काम अच्छा करते हैं वो। परंतु अब वही केतु का दो रूप है। देखिए, केतु अर्थात किंतु परंतु बनाना किसी भी चीज में। आपको जब भी डाउट्स होता है तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे केतु की ऊर्जा है, काम कर रही है। केतु के साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि जो केतु है वो कहीं ना कहीं जिनके पास सिर्फ शरीर है, उनके पास में सिर नहीं है। तो जो भी चीजें आप शरीर से महसूस करते हैं, जैसे कोई भी प्रकार के हीलिंग आर्ट्स हैं, वो सारे केतु के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि उसमें आप सिर्फ शरीर के, आप अपने एनर्जी के माध्यम से उस चीज को कर रहे हैं। केतु जो है वो अग्नि तत्व के ग्रह शास्त्रों में बताए गए हैं, जो हायर ऑक्टेव है मंगल के, मतलब मंगल की 8 गुना ऊर्जा जो है वो केतु में समाहित है, ऐसा कहा जाता है। केतु के पास धड़ है पर सर नहीं है। और राहु केतु की जो बात है, राहु केतु की जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है, वो आप सभी जानते हैं कि स्वरभानु का जो नाम का एक राक्षस था, उसके बारे में जो स्टोरी प्रचलित है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और स्वरभानु ने देवों के बीच में एक देव का रूप लेकर वो जब देवों की लाइन में जाकर बैठ गए थे, किस चीज के लिए? अमृत के पान के लिए। और उनके जब वो अमृत को ग्रहण कर रहे थे, तभी वो सूर्य और चंद्र के बीच में बैठे थे, उन्होंने देख लिया। इसलिए ग्रहण भी एक्चुअली देखा जाए तो सूर्य और चंद्र को लगता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने ही बताया था। माइथोलॉजिकल स्टोरी के बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स हैं, बट ये कहीं ना कहीं बहुत खरे उतरते हैं आपके अपने लाइफ में, चाहे वो आपकी लाइफ हो या मेरी लाइफ हो। और ग्रहण जो है वो बहुत कम समय तक रहता है, उसका बहुत कम प्रभाव कुछ ही समय के लिए वो घटित होता है। इसलिए ग्रहण जो है वो कांस्टेंट फीचर नहीं है। इसका अर्थ है जब भी कोई चीज, किसी चीज में ग्रहण लगता है, कोई भी चीज खराब होती है, तो वो ये भी संकेत देती है कि हर चीज नश्वर है। कोई भी चीज चिरकाल तक नहीं टिक सकती है, कोई भी इमोशंस नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई नाता नहीं, पैसे नहीं, कुछ भी नहीं, हर चीज नश्वर है। इस सत्य को अगर आप जानकर कोई भी काम करते हैं तो आप मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप मोह विरक्त होकर काम करेंगे। फिर थोड़ा हाई लेवल हो गया, परंतु बहुत
बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो राहु केतु से संबंधित है और हम सभी को समझना चाहिए। क्योंकि राहु केतु केवल सिर्फ मटेरियलिस्टिक लेवल पे ही काम नहीं करते हैं, वो कार्मिक बिंदुओं पर काम करते हैं हमारे जीवन के, आपके हमारे सभी के जीवन पे। और कार्मिक बिंदु कौन से होते हैं? देखिए, कार्मिक बिंदु वो सभी होते हैं, वो रिश्ते होते हैं, वो जगहें होती हैं, वो हमारे जीवन के निर्णय होते हैं जो हम खुद होकर नहीं लेते हैं। हम आइदर उस चीज को मजबूर होकर ले रहे हैं या फिर समर्पित होकर कर रहे हैं या किसी के इन्फ्लुएंस में आके कर रहे हैं, पर कर रहे हैं, दे रहे हैं, चुका रहे हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा ज्योतिषीय बात करते हैं कि राहु केतु जो थे, राहु केतु जो हैं वो मिथुन राशि में और धनु राशि में फिलहाल विराजमान हैं और अगले महीने सितंबर में 23 सितंबर के आसपास वो वृषभ राशि और वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब देखिए, दो चीजें समझिए। पहली बात तो काल पुरुष कुंडली का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि कोई भी कुंडली जो है उसका बेसिस जो है उसे कंपैरिजन किया जाता है काल पुरुष कुंडली से, जिसको हम कॉस्मिक चार्ट कहते हैं। और काल पुरुष कुंडली जो है वो मेष राशि से शुरू होती है, इसलिए मेष लग्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब काल पुरुष कुंडली में जो ग्रह अभी तक, ये दोनों ग्रह जो है 3 और 9 एक्सिस को इम्पैक्ट कर रहे थे। तो आपने देखा होगा कि मिथुन राशि और धनु राशि अगर हम बात करें तो पिछले साल या इस साल कितनी सारी चीजें होकर गई हैं। एक तरफ अग्नि तत्व का ग्रह है, एक तरफ वायु तत्व की राशि है। एक तरफ अग्नि तत्व की राशि है, दूसरी तरफ वायु तत्व की राशि है। अब देखिए, कोरोना जैसी जो महामारी फैली है पूरे जग भर में, वो कहाँ फैली है, वो किसके द्वारा फैली है? वो वायु के द्वारा फैली है। जितने भी एक्टर्स लोग गए हैं, यंग लोग गए हैं, क्योंकि बुध की राशि में राहु विराजमान है, तो यंग लोग, बहुत सारी चीजें हम जो सुनते आ रहे हैं कि डिप्रेशन की वजह से जाना, क्योंकि ये अष्टम का अष्टम है। 8वें भाव से अगर 8 गिनते हैं तो तीसरा स्थान जो है वो अष्टम का अष्टम है, भाव की पूर्तता। तो जो भी तीसरा भाव इंडिकेट कर रहा है, उस भाव से राहु का फलित पूरी तरह से आ रहा है। राहु दुख के भी कारक हैं। राहु जितने प्रकार के डिजायर्स हैं उन सबके कारक है, क्योंकि अगर आपके जीवन में डिजायर्स नहीं होंगी, हमारे और आपके जीवन में अगर पर्पस नहीं होगा, तो हम किस उपलक्ष्य में जिंदा रहेंगे? तो डिजायर देना, वो ऑब्जेक्टिव को निर्माण करना, जो वो भूख देना, वो वासनाओं की पूर्ति करने के लिए जो एक ललक लगती है वो देना, वो राहु का काम है। राहु नहीं होंगे, राहु केतु अगर नहीं होंगे तो कर्म बिंदु या कर्म चक्र चलेगा ही नहीं। तो एक तरफ से तो हमें धन्यवाद देना चाहिए राहु केतु की ऊर्जा को कि वो हमें हमारे कर्म के साइकिल को पूरा करने के लिए हमें मदद करते हैं। कुछ दफा इनके जो काम करने के तरीके होते हैं वो बहुत हार्श होते हैं। किसी के लाइफ में, किसी के जीवन में मृत्यु हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी के राहु केतु जो है वो हमारे दादा दादी को दिखाते हैं, जो हमारे यहाँ पे जो सेकेंड जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है, हायर जनरेशन है, उनको दिखाती है उनकी मृत्यु होना, वहां उनका चला जाना। तो राहु केतु आपके पत्रिका में जहां भी बैठे होंगे, उससे संबंधित कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं जरूर घटित हुई होगी। अगर राहु केतु का अच्छा संबंध बन रहा है तो शायद आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा होगा। अब वही राहु केतु तीसरे भाव से निकलकर अब दूसरे भाव में, मतलब दूसरी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, उनकी जो चाल है वो कैसी है? उल्टी है। क्योंकि राहु केतु छाया बिंदु है, उनको छाया ग्रह कहा जाता है, इसलिए वो छाया ग्रह जो है वो उनकी खुद की अपनी कोई भी एंटिटी नहीं है, पर वो पावरफुल एंटिटीज हैं। वो आपको इफेक्ट देने में बहुत सक्षमता रखते हैं। वही राहु अब मिथुन राशि से निकलकर अब वृषभ राशि में प्रवेश कर रहा है। अब देखिए, वृषभ राशि क्या है? ये धन स्थान है, अर्ध त्रिकोण है। काल पुरुष कुंडली में ये दूसरे भाव में पड़ती है। लग्न की जो पूर्तता है वो द्वितीय स्थान से आती है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप कुछ भी कहेंगे नहीं, तब तक कोई सामने वाला आपकी बात नहीं समझेगा।
उस स्थान में राहु का होना ये दर्शाता है कि अब राहु दूसरे भाव में, दूसरी राशि में, वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो उससे संबंधित आपको मोह आसक्ति निर्माण करेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए राहु का राहु के ऊपर भ्रमण होगा, केतु का केतु के ऊपर भ्रमण होगा। 18 साल बाद आपका राहु जो जन्मकालीन राहु है आपकी पत्रिका में, उस राहु पर वापस से उसका भ्रमण होगा, अगर आपका राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में है तो यह आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण घटना होने वाली है। अगले आने वाले 18 महीने सितंबर से ये आपके लिए आपके जीवन में अलग सेट ऑफ कोर्स एक्शन निर्माण करने वाले हैं। अब आपको पीछे जाकर देखना चाहिए 18 साल पहले उसी समय पे आपने कौन से ऐसे डिसीजन लिए थे, क्या हुआ था आपके लाइफ में, उन 18 महीनों में आपके जीवन में क्या क्या घटित हुआ था, वो आप जाकर नोटिस करिए। दूसरा भाव जो है वो धन भाव है, तो फाइनेंसेस, राहु का वहां पे होना ये कहीं ना कहीं दिखाता है, वृषभ राशि में राहु का होना वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि फाइनेंसेस में कुछ घोटाले हो सकते हैं, कुछ चीटिंग हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपका पैसा बढ़े और आपका पैसा धोखेबाजी से बढ़े, ये भी हो सकता है। राहु की दृष्टि अष्टम स्थान पर है, तो आप कहीं ना कहीं स्कैंडल्स में भी अटक सकते हैं। अब देखिए, इन सब चीजों को कंफर्म करने के लिए बाकी ग्रहों का सपोर्ट उसे कैसे मिलता है, बाकी ग्रह उसमें कैसा अपना रोल निभाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फलित किस प्रकार से होगा। प्लस जो आपकी दशा चल रही है, राहु से जो मैत्री रखते हैं ग्रह, शनि हुए, बुध हुए, शुक्र हुए, इनकी अगर दशा चल रही है तो शायद आपके लिए दशा बहुत अच्छी जाएगी, आपके लिए 18 महीने अच्छे जा सकते हैं। प्लस अगर आपका राहु अच्छी तरह से, अगर राहु अफ्लिक्टेड नहीं है तो, परंतु राहु अगर अफ्लिक्टेड है तो वो राहु आपको बहुत बड़े बड़े चीजों में फंसा भी सकता है, आप फंस सकते हैं, उन्हें क्यों ब्लेम देना। आपके कुछ कर्म ऐसे हो सकते हैं जो आपने पहले किए होंगे और वो आप लोगों के सामने आएंगे, उसके कारण आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। पैसों के कारण दिक्कतें होना, पैसों के कारण प्रॉब्लम्स होना लाइफ में, ये भी दिखाता है राहु। पैसों से आसक्ति बढ़ना, दूसरा भाव खाने का है, अनकंट्रोलेबल खाना, खाने के प्रति आसक्ति बढ़ना, ये भी राहु दिखाएगा, क्योंकि दूसरा भाव आपके खाने का है, न्यूट्रिशन का है, जो आप खाते हैं अपने शरीर को दे रहे हैं। और राहु जो है वो जिसके पास सारी सेंसेस है पर शरीर नहीं है, देखिए, तो खाएगा तो सही पर पचाएगा कैसे, क्योंकि शरीर है ही नहीं, सिस्टम है ही नहीं। अगर कोई ग्रह वहां पे गोचर करते हुए आता है तभी उसका आपको सपोर्ट मिल सकता है, और उस जो भी वो ग्रहण कर रहा है वो उस ग्रह के माध्यम से पचाने की कोशिश कर सकता है। परंतु अगर कोई ग्रह नहीं है, अगर अकेला बैठा हुआ है, तो वो व्यक्ति खाता जरूर ज्यादा है परंतु उसकी पाचन शक्ति अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि उस राहु की पंचम दृष्टि आपके 6वें स्थान पे पड़ती है, या नवम दृष्टि आप कह लीजिए, किसी भी प्रकार से उस चीज को ले लीजिए। जब हम बात करते हैं दूसरे स्थान की, तो दूसरा स्थान वाचा स्थान भी है, आपकी बातों का भी है, आप किस प्रकार से अपनी बातें रखते हैं लोगों के सामने। राहु झूठ बुलवाता है, राहु असत्य का कारक है, राहु आपके बिलीफ सिस्टम को हिला सकता है, क्योंकि बिलीफ सिस्टम जो है वो गुरु से आता है, और गुरु और राहु का जो योग है वो गुरु चंडाल योग बनता है, देखिए। और राहु जैसे ही सितंबर में जाने वाले हैं वृषभ राशि में, कुछ ही समय के बाद में नवंबर में गुरु जाने वाले हैं मकर राशि में, तो ये त्रिकोण में आ जाएंगे। 2, 6, 10 ये त्रिकोण हुआ, गुरु अपनी नीच राशि में होंगे। दूसरा, मैं जब वीडियो बनाऊंगी तब मैं जरूर आपसे उसके बारे में चर्चा करूंगी, परंतु आज का विषय जो है वो राहु और केतु का है। तो हम जैसे वाचा की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप झूठ बोलेंगे अपने काम के लिए, आप अपने मोह के लिए झूठ बोलेंगे, आप अपने मतलब के लिए झूठ बोलेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, धोखाबाजी करने में चूकेंगे नहीं। तो इन सब चीजों का ध्यान देना है आपको।
क्योंकि अर्थ त्रिकोण में राहु जैसा ग्रह आ रहा है, वो अर्थ त्रिकोण मतलब पॉसेसिवनेस, होल्ड करना, किसी भी चीज को अपने मुट्ठी में लाना, उसका शासन पाना, ये राहु अर्थ त्रिकोण में करते हैं। वही आप देखिए केतु जो है वो वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। केतु वृश्चिक राशि में बहुत अच्छा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि जो है वो एक तो मोक्ष त्रिकोण की राशि है, दूसरी आप अगर आप काल पुरुष कुंडली में देखेंगे तो वो 8वें भाव में आती है। 8वां भाव आयु का भाव है, या हम ये कह सकते हैं कि डेथ हाउस है या फिर हिडन हाउस है। जो भी चीजें जमीन के अंदर है वो है 8वां भाव। 8वां भाव आपकी पत्नी का स्त्रीधन है, आपकी पत्नी का पैसा है या आपके पति का पैसा है। 8वां भाव आपके इन-लॉज हैं। तो इन सब जगहों पर केतु आने वाले हैं। अब केतु जब आते हैं तो कहीं ना कहीं घर्षण निर्माण करेंगे, किंतु परंतु बनाएंगे, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कोई भी अगर पैतृक संपत्ति मिलने वाली होगी तो किंतु परंतु बन जाएगा उसके सामने, कुछ ना कुछ रोड़े अड़चने आएंगी। अष्टम स्थान अनअर्न मनी है, मतलब जिसके लिए आपने मेहनत नहीं करी है बट वो पैसा आपको मिलता है। लॉटरी का हो सकता है, स्पेकुलेशन का हो सकता है, स्टॉक मार्केट का हो सकता है। सोने का भाव बढ़ेगा। वही 8वें स्थान की जो राशि है वो वृश्चिक राशि है, जिसका स्वामी मंगल है, और वो मंगल अब अपनी राशि में प्रवेश कर चुका है, मेष राशि में, और अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। तो ब्रेन संबंधित भी कुछ ना कुछ दिक्कतें या आपके हेड की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, इन सब चीजों को भी बढ़ा सकता है राहु और केतु के ये एक्सिस। कोई भी अगर बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं तो भी पॉसिबल है कि वो बीमारी का झट से आपको इलाज ना मिले, सहन करना पड़े, शरीर पर निकालना पड़े वो सब चीजें। 8वां स्थान प्राइवेट पार्ट्स की अगर हम बात करें तो एनस का पड़ता है। देखिए 7th हाउस जो है या 7th राशि जो है वो प्राइवेट पार्ट को दिखाती है, जेनिटल एरिया को दिखाती है। 8वां भाव, 8वें भाव में जब या 8वीं राशि में जब अग्नि तत्व के ग्रह आते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की, पाइल्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि अग्नि तत्व का ज्यादा वहां पर प्रमाण बढ़ गया है। इसलिए तो इन सब से संबंधित भी प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बनती है यहाँ पर। परंतु अब देखिए, ये मैंने एक जनरल आपको सारी चीजें बताई हैं कि राहु केतु जब इस राशियों में आ रहे हैं तो क्या क्या देंगे। मैं और इस टॉपिक के ऊपर घंटों बात कर सकती हूँ, परंतु समय की सीमा है और समय की सीमा को देखते हुए मैं अब हनन के ऊपर बात करूंगी। कि देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ कि राहु और केतु जो है वो मून के नोड्स हैं। साउथ नोड और नॉर्थ नोड जो है वो राहु केतु कहलाते हैं। इसलिए जो राहु केतु का गोचर है ये खास तौर पर चंद्र लग्न से आपको देखना है। जहां भी आपकी जन्म राशि, जो भी आपकी जन्म राशि है या फिर आपकी जन्म पत्रिका में जहां पर भी चंद्र स्थित है, उस राशि से आपको ये फल दिखना है। सिंपल का तरीके से अगर मैं कहूँ तो आप चंद्र लग्न जरूर लगा दीजिए और फिर देखिए कि राहु केतु का कैसा आपको फलित मिलता है। बात करते हैं कि अगर आपकी जन्म राशि मेष है तो आपके लिए राहु केतु का फल किस प्रकार से रहेगा। अगर आपकी मेष राशि है तो आप देखेंगे कि राहु केतु का जो गोचर है वो दूसरे और 8वें भाव में हो रहा है। इसका अर्थ हुआ कि जब दूसरे भाव में चंद्र से दूसरे भाव में जब राहु आते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए अकस्मात हानि लेकर आ सकते हैं धन में, क्योंकि वो धन भाव में आपके विराजमान हो रहे हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि राहु जो है वो धोखाधड़ी दिखाता है, मैनिपुलेशन दिखाता है, ना बोल के हाँ बोल के ना करना, इस प्रकार की सिचुएशन बनाता है। तो जब दूसरे भाव में राहु का भ्रमण होगा तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको कहीं ना कहीं इस चीज का ध्यान रखना है कि आप पैसों के व्यवहार बहुत ध्यान पूर्वक करिए अगले आने वाले 18 महीने। देखिए, दूसरा भाव जो है वो कुटुंब का भाव है, तो कुटुंब से भी अनबन रहेगी, ये भी संभव है। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए विद्या में ज्यादा रुचि नहीं रहेगी, वो पढ़ाई में अपना मन नहीं लगा पाएंगे, ज्यादा उनका मन लगेगा गैजेट्स में, ज्यादा उनका मन लगेगा टीवी देखने में, या बहुत ज्यादा मन लगेगा मोबाइल पर गेम खेलने में। तो उन सब चीजों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो आंखों का भी है, तो आंखें भी यहाँ पे प्रॉब्लम में आ सकती हैं। आंखों के लिए भी आपको ध्यान रखना चाहिए मेष राशि वालों के लिए।
और देखिए केतु की अगर हम बात करें तो केतु 8वें स्थान में आ रहे हैं आपके लिए, तो कहीं न कहीं ये भी आपके लिए धन की हानि ही बनाते हैं, क्योंकि 8वां स्थान जो है, ये भी आपका सेल्फ अनअर्न्ड मनी होता है, कहीं न कहीं पैसों का ही स्थान है। तो जैसे हम बोलते हैं कि उपजय भाव का महत्व होता है पैसों के अर्निंग के लिए, उसी प्रकार से जो धन भाव है, 11वां भाव है, अष्टम भाव है, इवन पंचम भाव भी अगर आप देखेंगे, तो इसमें जब भी राहु केतु गोचरवश आते हैं, तो ये धन की हानि भी करते हैं बहुत बार। अचानक से पैसा चला जाना, अचानक से नुकसान होना, इसकी संभावनाएँ ज़रूर दिखती हैं। 8वें स्थान में जब केतु का गोचर होता है, तो गुदा रोग होने की भी संभावनाएँ बनती है, तो उसका भी मेष राशि वाले लोगों को ख़्याल रखना चाहिए। अब हम वृषभ राशि की बात करते हैं। अगर आपका चंद्र वृषभ राशि में स्थित है, तो राहु केतु जो हैं, वो आपके लिए पहले स्थान में और 7वें स्थान में विराजमान होंगे देखिए। तो आपको फलित जो हैं वो पहले स्थान से और 7वें स्थान के ज़्यादा मिलने वाले हैं। 1-7 एक्सिस आपका ज़्यादा यहाँ पे एक्टिवेट होता है। 1-7 एक्सिस की जब हम बात करते हैं, तो वो कहीं न कहीं आपका धर्म त्रिकोण और काम त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है। तो राहु जब धर्म त्रिकोण में आएँगे, तो देखिए कहीं न कहीं धर्म से संबंधित बातों में कहीं न कहीं एक एडजस्टमेंट होने वाला है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके आपके लिए धर्मनिष्ठ होकर काम करना डिफिकल्ट होगा। काम त्रिकोण में जब केतु होते हैं, तो वो काम के प्रति आसक्ति आपकी कम कर देंगे। आपका जो मोह है, आप वहाँ पे लेट गो करना सीखेंगे। लेट गो करना आपका आप में नीरसता बढ़ जाएगी, आप वैराग्य भाव में ज़्यादा बनते जाएँगे। क्योंकि केतु का काम त्रिकोण में आना, मतलब 3, 7, 11 राशि में आना, ये कहीं न कहीं दिखाता है 3, 7, 11 भाव में आना। तो ये कहीं न कहीं दिखाता है कि आप विभक्त हो जाते हैं, आप कट जाते हैं लोगों से, आइसोलेशन में चले जाते हैं बहुत बार। तो ये चीज़ होने की भी संभावनाएँ ज़रूर दिखाई देती है। अब देखिए जब राहु लग्न में आप होगा, क्योंकि वृषभ राशि की बात कर रही हूँ, तो चंद्र राशि आपकी वृषभ है, और ये चंद्र लग्न की बात करें, तो ये आपके राहु के साथ में ही चंद्र स्थित होने वाले हैं। तो ये राहु चंद्र जो है, वो कहीं न कहीं चंद्र ग्रहण का भी एक योग निर्माण करते हैं आपके लिए। तो आपके लिए क्या फलित होगा देखिए, आपकी जजमेंट जो है वो क्लाउडेड हो सकती है अब, क्योंकि राहु जो है वो फॉग को दर्शाता है। राहु जो है वो कहीं न कहीं आपकी देखिए राहु का लग्न में आना, ये एक एक तरह से आपको स्ट्रांग भी करता है, बट नको करो अर्जुन, मम्मू काम करती है। राहु जब लग्न में आते हैं, तो वो लग्न में कोई भी ग्रह जब आता है, तो वो स्ट्रांग करता है आपको। वो आपको कुछ न कुछ देने के लिए आ रहा है, वो कुछ न कुछ आप में बदलाव करने के लिए आ रहा है। राहु का लग्न में आना मान वृद्धि भी हो सकता है, आप में आपका फेम भी बढ़ सकता है, आप 4 लोगों में आपकी पहचान भी बढ़ सकती है। आपकी धन संपत्ति भी बढ़ सकती है यहाँ पर, क्योंकि वैसे भी वृषभ लग्न है, और वृषभ राशि अगर आपकी है, तो ये कहीं न कहीं अर्थ त्रिकोण की राशि है, तो यहाँ पे पैसे बढ़ने की भी संभावना बढ़ती है। क्यों? क्योंकि लग्न में हो रहा है ये, या चंद्र लग्न की बात हो रही है इसलिए। अब देखिए एक चीज समझिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि चंद्र और राहु जो है, ये आपस में शत्रुता है इनकी, क्योंकि ये चंद्र खुश नहीं होते हैं जब राहु इनके पास में होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रहण लगा देते हैं। इनकी जो अपनी खुद की जो इच्छाएं हैं, या इनकी जो खुद का लाइट है, ये राहु उस चीज को पर्दा डाल देते हैं, तो वो लाइट क्रॉस नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी जजमेंट क्लाउडेड रहेगी। यहाँ पर आपको उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो रहे हैं। हालांकि कुछ 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 ज्ञानी लोगों का मत ये भी है कि जब चंद्र राहु की युति होती है, तो इनकी बुद्धि बहुत अलग तरीके से काम करती है, इमेजिनेशन पावर जरूर बढ़ जाती है। पैसों के क्षेत्र में आपके जो डिसीजन मेकिंग है, वो कहीं ना कहीं अलग तरीके से काम करने पर चल जाती है। लग्न में राहु का आना वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव भी बना सकता है आपको, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। और अगर अच्छी चीजें हो भी रही हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक व्यथा भी बढ़ सकती है। जब राहु और चंद्र साथ में होते हैं, तो मानसिक व्यथाएं बढ़ती हैं।
बहुत ज़्यादा अफ़्लिक्शन होता है तो आपको मानसिक रोग होने की भी संभावना दिखाई देती है यहाँ पर। तो उस चीज़ की भी संभावना तभी होगी अगर आपकी वैसी दशाएँ चल रही हैं, आपका अगर राहु अफ़्लिक्टेड होता है तो डिपेंड इन सब चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंस है अपने आप में। तो ये सारे जनरल एक इवेंट्स बताए जा रहे हैं कि उनकी होने की संभावना है। देखिए वृषभ राशि के लिए तो काफी अच्छे फल हैं राहु और केतु के, क्योंकि जैसे मैंने राहु की बात करी वैसे अगर केतु की बात करूं तो केतु जब सातवें भाव में आते हैं तो वो मान में वृद्धि बढ़ाते हैं, राज्य सम्मान प्राप्त होगा, इस तरह का एक। और क्योंकि सातवां भाव जो है वो आपके सातवां भाव जो है वो आपके बिजनेस का है, आपके स्पाउस का है, तो अकस्मात अचानक से पैसा आएगा, अचानक से आपकी डील्स बनेंगी, अचानक से चीजें होंगी। राहु केतु वैसे भी देखिए अनसर्टेनिटी के कारक हैं, तो कुछ ना कुछ अचानक से होना लाइफ में ये जरूर दिखाते हैं देखिए। तो इन सब चीजों की संभावनाएं वृषभ राशि के लिए बनती हैं। आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि के लिए बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए ये जो गोचर है ये उनके 12वें भाव में हो रहा है और 6वें भाव में होगा। तो जब 12वें भाव में और 6वें भाव में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे रोग स्थान और खर्चे का स्थान यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। अब जब हम 6वें स्थान की बात करते हैं और 12वें स्थान की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके 2 ऋण स्थान भी एक्टिवेट हो रहे हैं। तो मिथुन राशि के लिए ये जो गोचर है ये काफी काफी कार्मिक होने वाला है, क्योंकि 2 प्रकार देखिए 6, 8, 12 ये भाव जो होते हैं ये कहीं ना कहीं ऋण स्थान है, ये आपके ऋणों को, अलग अलग प्रकार के ऋणों को दिखाता है। अगर हम ये हमारे शत्रुओं को भी दिखाता है, क्योंकि 6वां स्थान जो है ये शत्रु स्थान है और जो 12वां स्थान है वो छुपे शत्रु दिखाता है। तो इस भाव में जब राहु केतु का आगमन होता है तो कहीं ना कहीं जो हमारे पेंडिंग कर्म है उनसे संबंधित उसको पूरा करने की एक आपको चांस मिलने वाला है, हम इस तरह से कह सकते हैं। सही चीजों के लिए पैसा खर्च होगा, क्योंकि खास करके आप जिन रोगों के लिए बहुत समय से अपने ध्यान नहीं दे रहे हैं उसके लिए पैसा खर्च होगा। राहु का 12वें स्थान में आना मिथुन राशि के लिए खासकर ये घर घर को छोड़ने की एक स्थिति बनाता है, मतलब अब्रॉड विजिट्स होने की, आप एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाएंगे ये स्थिति बनाता है। ये भी बनाता है कि अगर आप किसी और देश में हैं तो भी आप उस देश से अपने मातृभूमि में वापस लौट कर आएंगे, ये भी स्थिति बना सकता है आपके लिए। घर वालों से दूर जाने का योग है ये, एक्चुअली देखा जाए तो 12वां स्थान व्यय का होता है तो अधिक व्यय आपका होगा, खर्चा अधिक होगा, जैसे मैंने छह के संबंध से करा है उस प्रकार। ये एक चीज और बहुत अच्छे से समझिए यहाँ पर कि 12वें स्थान में राहु का गोचर होना, क्योंकि 12वां स्थान जो है ये जेल का भी है, बंधन योग दिखाता है। तो आप इस ऐसे ऐसे किसी प्रकार के बंधन योग में फंस सकते हैं 18 महीनों के लिए, जिससे आपको निकलना संभव नहीं है। किसी किसी के लाइफ में रियल लाइफ जेल जाने की भी नौबत आ सकती है, क्योंकि ये 12वां स्थान जो है वो जेल दिखाता है, इसलिए भी जेल की यात्रा हो सकती है, उसके भी चांसेस बन रहे हैं। किसी आप चीज के लिए किसी रोग के लिए अगर आप निवारण देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पथ्य पालन करना पड़ रहा है यहाँ पर। एक और चीज समझिए कि 6वां स्थान जो है ये पशु का है, आप जो भी पेट्स पालते हैं तो आपके आपके घर में अगर कोई पेट है तो उस पेट से आपका विच्छेदन हो सकता है, उस पेट की जाने का समय नजदीक है, इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं उस चीज को। तो नेगेटिव कहने की इच्छा नहीं होती है, परंतु ऐसा होने की संभावना है। देखिए केतु जब छठवें स्थान में होता है तो वो आपके रूटीन को काफी अस्त व्यस्त करने की उसमें क्षमता होती है, क्योंकि रोग स्थान में केतु का आना किंतु परंतु ज्यादा बनाता है। और शत्रु स्थान है ये रोग स्थान है, तो इन सब चीजों की मात्राएं बढ़ सकती हैं, ये सब चीजें अधिक हो सकती हैं। मतलब अगर आपकी तबीयत खराब है तो उसकी उसमें अधिकता होगी, तो आपको खुद को ही उस चीज का ख्याल रख। एक और चीज का बहुत ध्यान दीजिए, जैसे मैंने वृषभ राशि के लिए बताया था, मेष राशि के लिए बताया था, जिनकी मेष राशि है, उसी प्रकार से जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए भी ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि जो 12वां स्थान है वो आइस को दिखाता है, तो आइस में कष्ट होने के या आंखों की प्रॉब्लम्स यहाँ पर उद्भव होने की संभावनाएं जरूर दिखती हैं। तो उसका भी आप ख्याल रखिए, आपको चेक करना चाहिए आपके चंद्र और सूर्य जो है उनकी स्थिति क्या है पत्रिका में, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आपका
यहाँ पे आँखों की प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। तलवों की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जो आपके पैर के तलवे होते हैं, उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम बात करते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए, जिनकी राशि जन्म राशि कर्क है, उनके लिए ये गोचर किस प्रकार से रहेगा उसकी बात करें। तो कर्क राशि की अगर बात करें तो ये गोचर जो है उनके ये 11वें भाव में और पंचम भाव में हो रहा है। हालांकि देखिए, राहु का 3, 6, 10, 11 उपचय भाव में आना ये काफी अच्छा लाभप्रद बताया गया है। जब आपकी जन्म राशि से राहु जो है वो 11वें होते हैं, तो वो आपके लिए धन में वृद्धि करते हैं। हालांकि वो बाधकेश हो सकता है अगर चर लग्न की बात हो तो, परंतु देखिए ये कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स देकर, बाधाएं देकर फिर आपको अ, आपको फायदा करवाएंगे, ऐसा दिखाई देता है। हालांकि 11वें भाव में जब राहु आते हैं तो शुभ शुभ कार्यों की प्रवृत्तियां ज्यादा बढ़ाते हैं। आपकी जो रुचि है वो कहीं न कहीं दान पुण्य करने में बढ़ती है, आप चैरिटी करने में ज़्यादा बिलीव करेंगे, उपाय करने में ज़्यादा बिलीव करेंगे, ये इन सब चीज़ों की संभावनाएँ बढ़ती हैं। परंतु देखिए कहीं न कहीं जब 11वें स्थान में राहु आते हैं तो यहाँ पे भाग्य की कमी भी हो सकती है। क्योंकि भाग्य भाव से ये तीसरे में आ रहे हैं। यहाँ पे आपके धन की भी कमी हो सकती है, क्योंकि धन भाव में राहु का आना ये क्षति पहुँचा सकता है देखिए। तो उसमें भी कुछ न कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अब 11वां भाव जो है वो आपकी मित्र मंडली का है, तो उनको भी कुछ न कुछ कष्ट हो सकता है। कष्ट या धो यहाँ पे आपको लग सकता है आपके ऐसे दोस्तों से आपका पाला पड़ सकता है जो आपको धोखा दे जाएँगे जब आपको ज़रूरत होगी तब। ये स्पाउस एंड फैमिली का भी स्थान है। 11वां भाव जो है वो आपके पत्नी का और उसके परिवार का भी है कहीं न कहीं, या आपके पति का या उनके परिवार का है, तो उनको भी कष्ट पहुँचने की कहीं न कहीं यहाँ पे एक आसार दिखाई देते हैं। अब देखिए, केतु अगर पंचम भाव में यहाँ पे स्थित है तो आपके ये पंचम स्थान जो है ये प्रेम का भाव है। तो अगर जो लोग लव अफेयर में हैं तो उनका ब्रेकअप होने की संभावनाएं दिखाई देती है, क्योंकि कोई भी क्रूर ग्रह जब भी पंचम भाव में आता है तो वो आपके प्रेम संबंधों को टिकने नहीं देगा। ये पुत्र संतति का भाव है, तो उनको कष्ट होने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। आपके आपके पेट संबंधित रोग बढ़ने के चांसेस बनते हैं यहाँ पर। देखिए, पंचम स्थान में भी आंखों के कष्ट होने की संभावनाएं बनती है यहाँ पर। ये चतुर्थ स्थान से दूसरा है, तो आपकी माता को आंखों का कष्ट हो सकता है, इसकी भी संभावनाएं बनती है। ये नवम से देखिए, पंचम जो है वो नवम का नवम है, तो ये सर्कल बनता है। तो कहीं न कहीं पुत्रों से या फिर आपके जो दादी-दादा हैं, हालत उनकी भी हेल्थ में ऊपर-नीचे होने की संभावना यहाँ पे दिखती है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए आप देखेंगे कि राहु केतु का ये जो गोचर है, ये उनके दशम स्थान में हो रहा है। अब देखिए, दशम स्थान में जब राहु केतु आते हैं तो ये एक्चुअली कहीं न कहीं करियर के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि 3, 6, 10, 11 भाव में, उपचय भाव में राहु बहुत अच्छा परिणाम देते हैं ऐसा। देखिए, जब दशम स्थान में राहु आते हैं तो ऐसा ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि गंगा स्नान होने की संभावनाएं होती है। मतलब कोई भी जो होली रिवर है वहां पर जाकर आप डुबकी लगाएंगे, ऐसी संभावनाएं वहां पे बनती है। वैसे भी ये राहु की एक बहुत अच्छी रेमेडी है। मैं रेमेडी के लिए सबसे अंतिम में बात करूंगी, उसे जरूर देखिएगा। देखिए, यहाँ पे कहीं न कहीं आपके मान-सम्मान में अकस्मात बहुत वृद्धि होने की भी संभावनाएँ बनती है, क्योंकि दशम स्थान आपके ऑफ़िस का है, आपके एनवायरनमेंट का है, और राहु का वहाँ पे आना कहीं न कहीं आपके बारे में वर्चुअली काफ़ी अच्छी चीज़ें फैल रही है, ये भी दिखाई देता है। हालाँकि राहु अगर अफ़्लिक्टेड होगा तो धोखेबाज़ी ज़्यादा बढ़ेगी। आपके कार्य में सफलता आपको मिलेगी, परंतु आपके शत्रु बढ़ेंगे यहाँ पर, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। केतु आपके चौथे भाव में आ रहा है यहाँ पर, तो केतु जब चौथे भाव में आता है तो ये घर के सौख्य को कम करता है। देखिए, घर के सुख को कम करता है, क्योंकि केतु का चौथे भाव में आना ये माँ के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है।
हालाँकि देखिए चंद्र लग्न से केतु आपके चतुर्थ भाव में आ रहा है, तो ये आपके मन को ठीक बना के रखेगा, आपके सुख में वृद्धि आएगी, आपके मान में वृद्धि आएगी, आप शुभ कार्यों में कहीं न कहीं अपने आप को इंडल्ज करेंगे, क्योंकि केतु बेसिकली मंत्र का भी दाता है देखिए। और केतु गणपति की आराधना भी बताता है, तो गणपति की आराधना आप करेंगे, अब वैसे भी गणपति आ ही रहे हैं पास में, तो इसकी भी एक संभावनाएँ बनती हैं। जैसे मैंने राहु के लिए कहा, वैसे ही केतु केतु का चतुर्थ स्थान में होना, ये कोई भी तीर्थ, जो नदियां हैं या जो होली रिवर्स हैं उसमें स्नान का एक अवसर जरूर प्रदान करता है देखिए। कोई भी क्योंकि देखिए राहु केतु जो है वो अनसर्टनिटी को दिखाते हैं, अचानक से चीजों को दिखाते हैं, तो अचानक भूमि मिलने की भी संभावना है, अचानक प्लॉट हो गया, आपका इन्वेस्ट हो गया, इसकी भी संभावना दिखती है। तो केतु का गोचर ये सब चीजें आपको जरूर दे सकता है। अब देखिए एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए सिंह लग्न के लिए, कि ये जो गोचर है ये कहीं ना कहीं आपके मोक्ष त्रिकोण और अर्थ त्रिकोण का हो रहा है, तो कुछ चीजें आपको लेट गो करनी आनी चाहिए, जो कि जहाँ पे केतु बैठा हुआ है उनसे संबंधित कुछ चीजें आपको लेट गो करना आना चाहिए, आपको छोड़ के आनी चाहिए। और कुछ चीजों जो है वो कहीं ना कहीं आपको अर्थ बताएंगे कि इसका ओरिजिनली अर्थ क्या है, आप उसका रियल मीनिंग समझ पाएंगे इस पूरे गोचर में। ये 18 महीने की पूरी जर्नी है जो आपको ये एक्सपीरियंस देने वाली है। केतु का चौथे भाव में होना अपने घर से भी दूर लेकर जाता है, अब्रॉड जाने के भी चांसेस यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि वैसे भी राहु आपके दशम स्थान में है, तो काम से संबंधित आप बाहर जाएंगे, इसकी भी संभावना जरूर दिखाता है। अगर हम कन्या राशि की बात करें, अगर आपका जो चंद्र है वो अगर कन्या राशि में स्थित है, तो ये जो गोचर है आपके त्रिकोण में हो रहा है, मतलब नवम स्थान में हो रहा है। नवम स्थान में और तृतीय स्थान में केतु का होना ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपके बाहर जाने के चांसेस काफी प्रबल बनते हैं यहाँ पर, क्योंकि राहु आपके नवम स्थान में आ रहा है, तो अब्रॉड की जर्नीज आपको करवा सकता है, आप तीर्थ यात्राओं के लिए भी जा सकते हैं। आपके पिताजी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, उनके हेल्थ से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। बहुत बार देखने में आया है कि जब नवम स्थान में राहु का गोचर होता है तो अचानक से कोई ऐसा लाभ होता है और वो टिकता है, हालांकि वो जो लाभ है वो टिकता है, क्योंकि अब देखिए राहु का धर्म त्रिकोण की राशि में आना, हालांकि धर्म से बद्ध होकर तो काम करते नहीं है राहु, वो हमेशा लीक से हटकर काम करते हैं, परंतु यहाँ पे ये इस चीज की डिफिकल्टी आ सकती है। परंतु राहु काफी एडवेंचरस नेचर के होते हैं, और इसलिए आपको एक धर्म से संबंधित अलग धर्मों में रुचि होना, आप किसी और स्क्रिप्चर्स को, अगर आप मुस्लिम हैं तो हो सकता है कि आप हिंदू स्क्रिप्चर्स को पढ़ रहे हैं, अगर आप हिंदू हैं तो आप हो सकता है कुरान को पढ़ रहे हैं, अगर आप हो सकता है कि आपको बाइबल पढ़ने में भी रुचि आए, इसकी भी संभावनाएं हो सकती है, क्योंकि राहु का नवम भाव में आना कहीं ना कहीं रिलीजियस अलग अलग प्रकार के रिलीजियस को डेवलप करने की एक इच्छा प्रकट करता है। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो राज्य की कृपा प्राप्त हो सकती है, मित्रों से सहायता आपको मिल सकती है डेफिनेटली यहाँ। परंतु देखिए यहाँ पे राहु आपके चंद्र को देखता है पंचम दृष्टि से, नव पंचम अगर हम कोई भी दृष्टि आप ले लीजिए, तो अगर हम देखें तो राहु की दृष्टि बनती है लग्न, चंद्र लग्न पर, मतलब जहाँ पे आपका आपका चंद्र स्थित है। तो कन्या राशि के लोगों के लिए मन की व्यथाएं एक्चुअली बढ़ सकती हैं, दिक्कत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ज्यादा सोचने में आपका वक्त जाया हो सकता है, आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, आपको मेंटल टेंशन कुछ ना कुछ रह सकता है इन 18 महीनों में, उसकी संभावनाएं बनती है। वही आप देखिए केतु आपके तृतीय स्थान में है, केतु तृतीय स्थान में मतलब काम त्रिकोण में उनका कोई खास काम नहीं होता है, केतु काम करते हैं अच्छा मोक्ष त्रिकोण में, परंतु जब केतु अगर काम त्रिकोण में है तो वो क्या काम देंगे हमको, इसको भी जान लेना चाहिए। देखिए केतु जब तीसरे भाव में आएगा तो वो अचानक आपकी भाग्य में वृद्धि कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, परंतु आपके सिबलिंग्स के साथ में आपका विच्छेद हो जाएगा, कुछ समय के लिए आप टूट जाएंगे, कांटेक्ट कम हो जाएगा। अगर आप साथ में रह रहे होंगे, पास पड़ोस में रह रहे होंगे, तो हो सकता है कि आप शहर बदल लें, घर बदल लें, इसकी संभावनाएं बन सकती हैं। आपका कोई ऐसा पड़ोसी आ सकता है जो हमेशा आपसे झगड़ा करें, जो हमेशा आपको कुछ ना कुछ तकलीफ दे, इस तरह की भी संभावनाएं बनती है देखिए। क्योंकि देखिए हालांकि केतु का तीसरे भाव में आना ये कहीं ना कहीं आपके लिए शत्रु को पराजित करने का योग भी निर्माण करता है। केतु जो है वो एक केतु की जो एक साइन है वो कहीं ना कहीं लेखनी की भी है, तो अगर आपकी क्वालिटी है कुछ ना कुछ राइट करने की, तो उसे आप प्रोफेशनली भी टेकअप कर सकते हैं आप।
तो इसकी भी संभावनाएं बनती है देखिए। वही अगर हम तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के लिए ये जो गोचर हो रहा है ये उनके 8वें और दूसरे भाव में हो रहा है। जिस प्रकार से मैंने मेष राशि के लिए कहा था उसी प्रकार के फल हैं, परंतु यहाँ पे फल चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि केतु यहाँ पे अर्थ त्रिकोण में चला गया है और राहु यहाँ पे मोक्ष त्रिकोण में चला गया है। तो जब राहु राहु जैसा ग्रह, स्पेकुलेशन वाला ग्रह स्पेकुलेशन के स्थान पे आता है, 8वें स्थान पे आता है, तो ये स्पेकुलेशन में अनसर्टेनिटी को जरूर बढ़ा सकता है। अचानक पैसों का लाभ भी हो सकता है, अचानक पैसे जा भी सकते हैं, दोनों की संभावनाएं बनती है यहाँ पर। 8वां स्थान स्कैंडल्स का है, राहु जैसा ग्रह है, अगर कोई अच्छा ग्रह ऐसे नहीं देखेगा तो आपके स्कैंडल्स बाहर जा सकते हैं। 8वां स्थान आपके फिजिकल हैप्पीनेस का भी है, तो इन सब चीजों की बढ़ोतरी हो सकती है। अफेयर करना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण की राशि में हो रहा है, तो वो टिकेगा नहीं, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। राहु का 8वें भाव में आना, दो चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं कि अगेन आपका बाहर जाने का योग यहाँ पे बनता है देखिए। मतलब कन्या वालों के लिए भी बन रहा है, यहाँ पे तुला राशि के लिए भी बन रहा है, क्योंकि 8वां स्थान जो है वो घर से दूर लेकर जाता है, तो बाहर जाने के भी योग आपके पास बन रहे हैं। मित्रों से यहाँ पे हानि हो सकती है। 8वां स्थान लंबे रोगों को दिखाता है या जो क्रॉनिक डिसीजेस हैं उसको दिखाता है। तो 8वें स्थान में जब राहु होगा तो वो भयंकर रोग होने की संभावना, भयंकर रोगों की संभावना हो सकता है कि कैंसर का पता चलना, कोई ब्रेन स्ट्रोक्स का पता चलना, या आपके थ्रोट से संबंधित कोई चीज का पता चलना, या माउथ का कैंसर का पता चलना। आई डोंट मीन टू स्केयर यू, बट इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। जब अगर आपको पता चलता है, अगर आपको यहाँ पे मकर राशि में अगर गुरु आते हैं तो यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी बनती है, तो आप अगर प्रॉब्लम होती भी है तो उससे निजात भी पाएंगे, उसकी भी संभावनाएं बन रही है यहाँ पर। केतु का दूसरे भाव में होना ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप खाने पे कंट्रोल हो जाएगा, आप पथ्य पालन करेंगे, आप जो चीज खाना चाह रहे हैं उससे आप विमुख हो जाएंगे, उसकी संभावनाएं बनती है। ये भी कहीं ना कहीं केतु का दूसरे स्थान में आना कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति का आना, इसका भी एक योग बनाता है। जैसे राहु का 8वें घर में होना ये पैतृक संपत्ति के योग बना रहा है, इसकी भी संभावना होती है। परंतु आप देखिए कि दूसरे भाव में जब केतु आता है तो ये आंखों में घाव देता है, आंखों में दिक्कत हो सकती है, आपको घाव लग सकता है, इसकी संभावनाएं बनाता है देखिए। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए, जिनकी जन्म राशि वृश्चिक है उनकी मैं बात कर रही हूँ। अब देखिए वृश्चिक राशि की अगर बात करें तो यहाँ पे इनके लिए जो गोचर है ये लग्न पे हो रहा है, लग्न पे केतु आ रहे हैं और सप्तम भाव पे राहु आ रहे हैं। मतलब धर्म त्रिकोण की राशि में केतु है और राहु जो है वो काम त्रिकोण की राशि में है। काम त्रिकोण में राहु बहुत अच्छा काम करते हैं, तो काम त्रिकोण की राशि में नहीं, काम त्रिकोण के भाव में है। ये दो अलग अलग बातें हैं कि जब भाव में आते हैं तो क्या फर्क होगा और राशि में आते हैं तो क्या फर्क है। दोनों के अपने अपने एरियाज हैं काम करने के। अब देखिए राहु जब 7वें भाव में गोचर कर रहे होते हैं आपकी जन्म राशि से, तो इनका जो परिणाम है ये अचानक व्यापार में वृद्धि करते हैं। हालांकि 7th हाउस जो है वो जर्नीज का भी है, तो आपको जर्नीज भी देंगे ये, और कहीं ना कहीं उन जर्नी से आपको फायदा मिलेगा, आपके ट्रैवलिंग से आपको फायदा मिलेगा, पैसा आएगा, ये भी दिखाता है। राज्य की ओर से कृपा होगी आपको, इसका भी एक योग बनाता है। अब देखिए 7वां भाव है, तो 7वें भाव अदर पीपल को भी बोलते हैं, तो आपको लोगों से फायदा भी होगा यहाँ पर। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे लोग आपको आपके बेनिफिट में आपको काम करके देंगे, ये दिखाई देता है। हालांकि शरीर में पित्त और वायु का दोष बढ़ता है जब राहु 7वें भाव में आते हैं, तो क्योंकि राहु आपके लग्न को भी देख रहे हैं इसलिए, और उसके कारण आपको कष्ट होगा, मन में क्लेश बना रहेगा, इसकी संभावना बनती है, क्योंकि चंद्र को भी देख रहे हैं राहु। अब केतु जब लग्न पे होते हैं तो क्या दिखाते हैं, इसका अगर हम ये करें, देखिए केतु जब लग्न पे होंगे, मतलब वृश्चिक राशि में जब केतु होंगे, तो ये कहीं ना कहीं मान वृद्धि भी बढ़ाते हैं। देखिए आपका मन काफी रिलीजियस करते हैं, क्योंकि केतु धर्म त्रिकोण में है, और ये कहीं ना कहीं धर्मबद्ध होकर काम करने की भी आपको एक इंटेंशन देंगे। अब देखिए एक और चीज समझिए, पंचम भाव से लग्न भाव जो है ये पुत्रों का भाग्य भाव है, तो
पुत्रों के भाग्य से आपको फायदा होगा, इसकी भी संभावनाएं बनती है, क्योंकि पंचम से ये नवम बन रहा है। केतु का लग्न पे होना मतलब आपका शरीर, लग्न आपका शरीर है, आपकी अपीयरेंस है, तो केतु का वहां पे होना, केतु जहां भी बैठेंगे वो कुछ ना कुछ चोट देंगे आपको। इन 18 महीनों में कुछ ना कुछ चोट लगने की संभावनाएं है, तो आपको काफी सजग होकर काम करना है, इसकी आपको खबरदारी रखनी है। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए ये जो गोचर है, आप देखेंगे ये इनके 6वें और 12वें भाव में हो रहा है। 6वें भाव में राहु का आना ये शत्रुओं को पराजित करता है, और केतु का 12वें भाव में जाना ये आपकी साधनाओं को बढ़ा सकता है, आपके मेडिटेशन को बढ़ा सकता है, आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कर सकता है। क्योंकि राहु उपजय भाव में अच्छा काम करते हैं, तो केतु मोक्ष भाव में अच्छा काम करते हैं। तो धनु राशि के लिए एक्चुअली ये जो गोचर है ये अच्छा गोचर है कहीं ना कहीं। पर देखिए, राहु का शत्रु भाव में आना मतलब 6वें भाव में आना, 6वां भाव में और 12वें भाव में जब राहु केतु का गोचर होगा, तो धनु राशि के लिए, वैसे भी इनकी साढ़े साथी चल ही रही है, तो इनकी साढ़े साथी के टाइम पे राहु केतु का इस प्रकार का गमन होना ये इनको कार्मिक बैकलॉग्स दिखा सकते हैं। मतलब कोई ना कोई ऐसे पेंडिंग कर्म दिखा रहे हैं, किसी ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे किसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं जिनके साथ आप काम करना बहुत अच्छा नहीं लगता, परंतु आपकी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि वहां से पैसा मिल रहा है, वहां से आपका घर चल रहा है। जब केतु 12वें भाव में होते हैं, तो ये व्यय करवाते हैं, ये खर्चा करवाते हैं, और ये आंखों में कष्ट भी देते हैं। देखिए, तो आंखों को बहुत आप ख्याल रखिए यहाँ पे। ये केतु का 12वें भाव में होना ये एक तरह से सभी प्रकार के सुखों का भी नाश करते हैं, क्योंकि ये चतुर्थ भाव से नवम भाव में जा रहे हैं, है ना। तो चतुर्थ भाव आपके सुख का है, आपकी माता का है, ये सुख की कमी लाते हैं 12वें भाव में आकर, और आपको मातृभूमि से भी दूर लेकर जाने के लिए ये सक्षम है। ये वियोग भी करवाते हैं मातृभूमि से, मातृ से, आपके कुटुंब से आपको वियोग करवाते हैं। तो ये अब आज के बाद अगर हम दौर में देखें, तो भाई व्यक्ति काम के सिलसिले में, करियर के सिलसिले में बाहर जा सकता है, एक सिटी से दूसरी सिटी में जा सकता है, एक देश से दूसरे देश में जा सकता है पैसे कमाने के लिए। तो ये बहुत लाजमी है आपके टाइम में। परंतु देखिए, केतु और राहु जब 12वें स्थान में या 6, 8, 12 भाव में जब विजिट करते हैं, तो वो मन में अशांतता बढ़ाते हैं, तो इसकी संभावनाएं बहुत बढ़ती हैं। वही राहु अगर 6वें भाव में है, तो ये कहीं ना कहीं आपको आपके शत्रुओं से आपको मुक्ति दिलाएंगे, शत्रुओं से आपको काफी ये विनिंग का योग है एक्चुअली। अगर आप कोई कोर्ट केस कर रहे हैं, तो ये भी आपको लिटिगेशन के लिए, कोर्ट केस के लिए ये आपको विनिंग का आपको एक चांस बनाकर दे सकते हैं। राहु का 6वें भाव में आना ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि जो रोग इजीली दिख नहीं सकते हैं, डायग्नोसिस नहीं हो सकते हैं, वो रोग यहाँ पे निर्माण करते हैं, वो जल्दी डायग्नोस होंगे नहीं, और जो बहुत लंबे समय तक चलेंगे ऐसे भी रोग दिखाते हैं। तो आपको अपने टेस्ट करते रहना, ध्यान रखना इस चीज की भी बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु कैंसर का भी कारक है। देखिए, तो कहीं ना कहीं अननेचुरल ग्रोथ जो है शरीर में सेल्स की, वो भी राहु के अंतर्गत आती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी दूसरी स्टेज पे, तीसरी स्टेज पे लोगों को पता चलता है कि उन्हें कैंसर है। तो आप सजग रहिए, थोड़े भी छोटे सिम्टम्स होते हैं तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। देखिए, 6वां स्थान जो है वो मामाओं का है, तो ये आपके मामा से संबंध में आपको आपके बिगाड़ सकता है संबंध, उनकी तबीयत खराब हो सकती है मामा लोगों के आपके, या फिर मानहानि भी करवा सकता है ये आपको राहु का गोचर 6वें स्थान में। एक और चीज प्रॉब्लम जो है इस गोचर में, जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी प्रकार का एडिक्शन जो है, यहाँ पे एडिक्शन बढ़ सकता है, क्योंकि राहु रूटीन के भाव में आ रहे हैं। तो सिगरेट पीने की आदत ज्यादा बढ़ना, अगर आप 2 सिगरेट पी रहे हैं तो हो सकता है कि आप 8 सिगरेट पिए, इसकी ज्यादा तीव्रता बढ़ सकती है, कोई एडिक्शन बढ़ने की संभावनाएं दिखती हैं। राहु अल्कोहल को भी दिखाते हैं, तो उस चीज का भी कहीं ना कहीं प्रमाण बढ़ सकता है आपकी लाइफ में, उसके कारण आपको कष्ट होगा, आपके मन में व्यथा बनी रहेगी, इसके भी कुछ ना कुछ दिक्कतें दिखाता है। तो बैलेंस इज द की, कोई भी चीज करें उसका बैलेंस साधना आपको पड़ेगा। मकर अगर आपकी राशि है, अगर आपकी राशि जो है वो मकर है, तो ये आपका ये जो गोचर है ये आपके लिए कहाँ हो रहा है, ये पंचम भाव में और 11वें भाव में हो रहा है। पंचम भाव में राहु आ रहे हैं और 11वें भाव में केतु आ रहे हैं।
तो पंचम भाव संतति का है, आपके बच्चों का है, कंसेप्शन का है, आपके प्रेम संबंध का है, वहाँ पे राहु आ रहे हैं, तो ये संबंध बढ़ सकते हैं। आप किसी के प्रेम में पड़ सकते हैं, अगर प्रेम में है तो आप शादी के लिए विचार कर सकते हैं, या फिर अफेयर्स होना, ये भी आपकी संभावना दिखती है। राहु कहीं ना कहीं अबॉर्शन का भी कारक है, क्यूरेटिन का भी कारक है, तो डीएनसी ये सब चीजें प्रोसीजर्स होना, ये भी संभावना है। अगर आप स्त्री जातिका हैं और सेकंड बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या फिर बच्चे के लिए प्लानिंग कर रही है, तो इसकी भी संभावनाएं बनती हैं। परंतु देखिए, पंचम भाव जो है वो पद प्राप्ति का है, और इसमें राहु का आना ये कहीं ना कहीं एकदम से अचानक वृद्धि भी करता है। देखिए, अचानक चीजें मिल सकती हैं, अचानक प्रमोशन मिल सकता है व्हेन यू आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट। सट्टे आदि से लाभ हो सकता है, स्पेकुलेशन बिजनेस में आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि राहु खुद इस चीज का कारक है और राहु अनसर्टनिटी का भी कारक है, इसलिए भी इन सब चीजों का होना भी संभव है। नवम से ये नवम पड़ता है, तो ये पूर्तता दिखाता है नवम स्थान की, तो ये भाग्य की वृद्धि भी दिखाता है आपके कहीं ना कहीं। परंतु इसकी जो दृष्टि है ये चंद्र पर पड़ रही है, तो ये आपके मन में व्यथा बढ़ाएगा, आपको मेंटल टेंशन देने में भी काफी सहायक है, तो उस चीज की भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, केतु जो है ये आपके 11वें भाव में है। केतु जहां भी होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं चीजों को, तो लाभ भाव में केतु का होना ये ब्लॉक करता है, कहीं ना कहीं लाभों को ब्लॉक करता है। परंतु देखिए, एक अलग तरीके से भी देखने में ऑब्जर्वेशन में आया है कि केतु जब लाभ भाव में आते हैं तो लाभ ही लाभ करवाते भी हैं, अचानक से लाभ आता है, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तब आपको लाभ मिलता है, और सरलता से मिल जाता है, जिसके लिए आपने सोचा भी नहीं हुआ कि आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके मिलेगा, वो ऐसे आ जाएगा, विद द फ्लैट स्नैप ऑफ योर फिंगर इट विल कम टू यू, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। वहीं अगर आप 11वें भाव की बात करें तो 11वां भाव का आपके फ्रेंड्स का है, आपके कॉन्टैक्ट सर्कल्स का है, तो वो उससे उनसे भी आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलवा कर देगा। कहीं ना कहीं केतु यहाँ पे देखिए काम त्रिकोण की राशि में है, तो ये ऐसे लोगों से मिलवाएगा, या ऐसे लोगों से आपकी यहाँ पे दोस्ती होगी जो आपको मदद करेंगे, अचानक से आपके सामने देव बनकर सामने आएंगे। अगर हम कुंभ राशि की बात करें, कुंभ राशि जिनका चंद्र कुंभ राशि में स्थित है, उनकी अगर बात करें तो आप देखिए, ये जो गोचर है ये इनके चतुर्थ भाव में और दशम भाव में हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट 4th हाउस एंड 10th हाउस देन। सो 4th हाउस आपका जो चतुर्थ भाव है ये आपके माता का है, आपके सुखों का है, आपके घर का है, और दशम भाव जो है ये आपके कर्म का है, आपके ऑफिस एनवायरनमेंट का है, इसका है। देखिए, तो इट्स ऑल अबाउट योर करियर एंड बैलेंस। यहाँ पे घर वर्क लाइफ बैलेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये जो 18 महीने हैं। माता के हेल्थ का ख्याल रखिए यहाँ पे, क्योंकि चतुर्थ भाव में राहु आ रहे हैं, और वैसे भी कुंभ राशि वालों की 7.5 चल रही है देखिए, तो इसलिए उनको खुद का भी ख्याल रखना चाहिए, उनके खुद के हेल्थ का भी उनको ख्याल रखना चाहिए। केतु ब्लॉक करता है देखिए दशम स्थान में, जब चीज आता है तो वो कुछ ना कुछ आपके काम जो है वो बनने नहीं देता है, तो आप ऐसी चीजों को चेज मत करिए जो आपके रीच के बाहर है, आप उन चीजों को करिए जो आपके सामने आ रहा है, खुद चल के आ रहा है, उन्हें अपनाइए, ताकि उन चीजों को चेस करिए जो जो आप करना चाहते हैं। केतु को अगर यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट करना है, पॉजिटिव करना है अपने लिए, तो उन चीजों को करिए जो आपके सामने चल के आ रही है, उन ऑफर्स को एक्सेप्ट करिए जो आपके सामने चल के आ रही हैं, भले ही वो आपको अच्छी लगती हैं या नहीं है, क्योंकि वो आपको सर्वाइवल देंगी, क्योंकि वो आपको आगे ले जाएंगी, वो आपको ये आपके ये 18 महीने जो है वो आराम से आपको बिता आप मानसिक रूप से यहाँ पे त्रस्त नहीं रहेंगे। फिर वही अगर राहु चतुर्थ स्थान में है तो आपको क्या करना। देखिए, राहु केतु का चतुर्थ और दशम स्थान में होना ये राज्य से कहीं ना कहीं आपको विद्रोह दिखाता है, कुछ न कुछ राज्य से संबंधित जो चीजें हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं दिखाता है। देखिए, कुंभ राशि के लिए भी जो गोचर है ये उनके चतुर्थ भाव में हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं राहु का चतुर्थ भाव में होना वो आपको बाहर लेकर जाएगा, आपको परदेश गमन करवाएगा, आपके मातृभूमि से, जहाँ पे आपकी जन्मभूमि है वहां से आपको दूर ले जाने की यहाँ पे एक योग बनता है। केतु कट करता है देखिए, तो इट्स ऑल अबाउट योर 4th हाउस एंड 10th हाउस, सो फॉर दैट यू आर गोइंग आउटसाइड,
इट कुड बी पॉसिबल, राइट? अगर ऐसा होता है तो जरूर आपके जो फीडबैक्स है वो जरूर इस कमेंट के सेक्शन में जरूर डालिएगा। चतुर्थ भाव आपके सुख का भाव है, तो सुख के भाव में कमी होती है। चतुर्थ भाव जो है वो माता का है, तो माता का सुख भी यहाँ पे कम हो सकता है। माता का यहाँ पे मानसिक संतुलन खोना, इसकी भी संभावनाएं दिखती हैं। सहायता नहीं मिलेगी आपको अपने लोगों से, इसकी भी एक योग निर्माण होता है। जब चतुर्थ भाव में अपने लोग अपना साथ छोड़कर चले जाते हैं, ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो हताश नहीं होना है आपको। आप अगर आपका राहु अफ्लिक्टेड नहीं है तो कहीं और से आपको हेल्प जरूर मिल जाएगी, क्योंकि देखिए वैसे भी 2 महीने में राहु के त्रिकोण में गुरु का गोचर होगा, तो वो वैसे भी राहु के ऊपर दृष्टि बनाएंगे, तो वो एक आपके लिए अच्छा समाचार है। अब हम अंतिम राशि की बात करते हैं कि मीन राशि के लिए जो राहु केतु का गोचर है वो किस प्रकार से रहेगा। अगर आपकी मीन राशि है, मतलब चंद्र लग्न आपका मीन राशि का है, तो आप देखिए राहु जो है आपके तीसरे और केतु जो है वो आपके नवम स्थान में होते हैं। तीसरा भाव जो है वो काम त्रिकोण का है और नवम भाव जो है वो धर्म त्रिकोण का है। तीसरे स्थान में राहु बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तीसरा स्थान जो है वो पराक्रम का है और ब्रेवरी का है, या आपका सहज भाव है। तो आपके जो सहज टैलेंट है वो सारे बाहर आएंगे राहु के थ्रू। तो जो आपकी हॉबीज हैं, जो आपको सहज रूप में जम जाता है न, वो क्योंकि हॉबीज का है ना, इसलिए तो वो आपका इजिली राहु के थ्रू, क्योंकि राहु इमेजिनेशन को भी बढ़ाते हैं, राहु इल्यूजन को बढ़ाते हैं, माया को बढ़ाते हैं, उन सब चीजों को करने की आपको एक ललक देंगे। राहु का तीसरे स्थान में होना ये दर्शाता है कि आप शत्रुओं पर विजय करेंगे, अचानक से लाभ मिलेगा आपको, सडन गेन्स होने की भी संभावनाएं हैं। मित्रों से सहायता जरूर मिलेगी, क्योंकि दश आपके 11वें भाव से ये त्रिकोण में आ रहे हैं, इसलिए आपको मित्रों से सहायता मिलेगी। लोग भी आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। वही अगर आप केतु की बात करें तो केतु जब नवम स्थान में होते हैं, केतु का नवम स्थान में होना भाग्य की वृद्धि करता है, परंतु देखिए नवम स्थान जो है ये पास्ट लाइफ को दिखाता है। केतु का वहां पे होना वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये एक अगेन आपके कर्म बिंदुओं को काफी फोकस करता है, पेंडिंग कर्मा को फोकस करता है। ये पिता का स्थान है, पिता से विच्छेदन होने की भी संभावना है यहाँ पर, क्योंकि केतु जहां भी स्थित होते हैं वो विच्छेद करवाते हैं। इसलिए पिता के अगर नवम स्थान में जब केतु आते हैं तो पिता तुल्य, पितामह, या मतलब हम दादा दादी इनकी बात करें तो उनसे भी विच्छेदन हो सकता है। मतलब दादी का जाना, नानी का जाना, नाना का जाना, इनकी भी पॉसिबिलिटीज बढ़ती है। परंतु एक चीज देखिए, अगर कोई बीमार है और मतलब खींच रहा है अपना जीवन, उससे अच्छा है कि वो व्यक्ति मुक्त हो जाए, क्योंकि वो भी अपने पेन से मुक्त होगा, उसे भी मुक्ति मिलेगी। किसी ऐसी इच्छा को करना जिसके कारण आपके कारण, उस इच्छा के कारण वो व्यक्ति टंगा हुआ है, हालांकि उसका शरीर नहीं काम कर रहा है, तो क्या अर्थ है ना? तो उस चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या चीज मांग रहे हैं, व्हाट आर वी विशिंग फॉर, उस चीज को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। राहु केतु इज ऑल अबाउट व्हाट यू विश फॉर। आप इस चीज का आपको बहुत बहुत ही सूक्ष्मता से ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि राहु केतु का जो भ्रमण है ये सभी राशियों के लिए, क्योंकि हमने आज जो गोचर है ये चंद्र राशि से किया है, तो आपको देखना चाहिए कि ये जो गोचर है इसका किस प्रकार से आपको रिजल्ट मिलता है। आप इन सभी जो भी 18 महीने में जो भी आपको अनुभव होते हैं, आप जरूर कमेंट सेक्शन में आके शेयर कीजिएगा, ताकि हम सभी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से फलीभूत हुआ है। काफी सीखने के लिए मिल सकता है। देखिए राहु केतु उन सब चीजों को दिखाता है जो अशरीरी है, व्हाट यू आर विशिंग फॉर, और क्या आप वो विश कर रहे हैं जो सच में आपके लिए अच्छा है। कभी कभी हम ऐसी चीजों के लिए विश कर लेते हैं जो शायद लॉन्ग रन में हमें अच्छी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी मन्नतें मांगी, आपको पुत्र प्राप्ति हुई, परंतु वो पुत्र या पुत्री आप एबनॉर्मल है, तो मतलब आपकी लाइफ तो प्रॉब्लमेटिक हो गई पूरे अगले आने वाले सभी सालों के लिए। तो मतलब जिस चीज के लिए आपने विश किया था, जो प्रकृति आपको नहीं दे रही थी, परंतु आपने खींचतान की उस चीज को मांगा है, लिया है,
फिर आपको सहन करना पड़ता है, तो ये भी कर्मा है। तो एक एग्जाम्पल मैंने इस तरह से आपको दिया है। देखिए राहु जो है, राहु के लिए रेमेडीज आप क्या कर सकते हैं इस चीज का। आप अगर राहु आपका पत्रिका में एफ्लिक्टेड है, आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। अब देखिए, कोकोनट जो है, नारियल जो है, ये राहु के अंतर्गत आते हैं। तो आप नारियल का चढ़ावा दे सकते हैं। आप आपकी श्रद्धा भक्ति से 1 या 2 नारियल लीजिए और उन नारियल को हनुमान जी के मंदिर में छोड़ के आ जाइए। या आप कब कर सकते हैं, मंगलवार के दिन सब कर सकते हैं, शनिवार के दिन कर सकते हैं, या फिर आप इसको कहाँ कर सकते हैं कि भाई आप इसको प्रवाहित कर दीजिए पानी में। या फिर आप ये कर सकते हैं कि नारियल जो है, अगर आप घर पे लेकर आते हैं, अगर आपका राहु अफ्लिक्टेड है तो नारियल खराब निकलेगा, तो वो भी एक संकेत है कहीं ना कहीं कि वो नारियल आपके राहु के बैड इफेक्ट्स को ले गया है। तो बहुत बार परंतु नारियल को जो है वो घर में बहुत ज्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नारियल में ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो अशरीरी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, वो वहां पे वास करते हैं। इसलिए उन नारियल को हमेशा प्रवाहित कर देना चाहिए। तो आप इस प्रकार की एक कर सकते हैं उपाय। आप दुर्गा जी मतलब सप्तशती का पाठ कर सकते हैं अगर आपका राहु अफ्लिक्टेड है तो। क्योंकि और जो राहु का बेसिक मंत्र है वो आपको किसी भी राहु की पुस्तक में मिल जाएगा। उस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत अच्छा उपाय जो राहु का प्रैक्टिकली जो मैंने देखा है, राहु देखिए अपने जीवन में सभी दादा दादी के जो उम्र के लोग होते हैं उनको दिखाता है। आप अगर उनकी सेवा मन लगाकर करते हैं, उनको काफी तरीके से अगर आप उनको सहायता करते हैं, ओल्ड एज होम जो है उनको अगर आप सहायता करते हैं, जेल में जो जेल में जो लोग काम करते हैं उनके लिए अगर आप कुछ काम करते हैं, उनको अगर किसी प्रकार की सहायता करते हैं, या फिर ये जो ग्रेवयार्ड है या फिर शमशान भूमि होती है उसमें जो लोग काम करते हैं, उसमें जो लोग काम करके पैसा कमाते हैं, अगर उन्हें आप किसी प्रकार की सहायता करते हैं तो भी आपके लिए काफी राहु का जो प्रभाव है ये बहुत हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको कहा कि राहु अशरीरी तत्व है, उन सभी जगहों पर वास करता है जिन जगहों पर आप नॉर्मली जाना पसंद नहीं करेंगे। तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए और आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर करिए अपने लोगों के साथ में, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, जिनको भी इन सब इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उनकी लाइफ में कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ बदलाव ला सकती है। और आपके अनुभव ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। आप मुझे अपने टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं, वो भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द ही आपसे नए वीडियो के साथ में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच। और ये राहु और केतु का जो गोचर है यह हम सभी के लिए शुभप्रद हो, क्योंकि 2020 सभी के लिए बहुत काफी हैपनिंग रहा है, काफी डिफिकल्ट रहा है। तो मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि हम सभी को सुख और समृद्धि की तरफ लेकर जाएं। सबका मंगल हो। और मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मिलती हूँ।